कभी पब्लिक वॉशरूम क्लीन किया, कभी ट्रैफिक सिग्नल के पास डिक्शनरियां बेची और कुछ सालों तक अपना जीवन सन्यासी के तौर पे बिताया। लोगों को गीता का प्रवचन भी दिया। जी हाँ, डॉक्टर विवेक बिंद्रा की अनकही अनसुनी पिछली जिंदगी की दास्तां में लेके आई हूं आप सबके सामने में। कौन है डॉक्टर विवेक बिंद्रा? क्या उनका पास्ट लाइफ था? पास्ट लाइफ जी नहीं, पिछले कुछ साल जो बिताए हैं उनकी वो पास्ट जिंदगी के बारे में हम बात करेंगे। नमस्ते, मैं हूं ज्योति उपाध्याय, आप लोगों की मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप कोच और एक एंटरप्रेन्योर बाय प्रोफेशन। कमेंट करने से पहले देख तो लो वीडियो, फिर समझ जाओगे। तो डॉक्टर विवेक बिंद्रा डॉक्टर बनने से पहले क्या थी उनकी जिंदगी, कहां से आए हैं, क्या किया उन्होंने, इस वीडियो में हम बात करेंगे। और ये भी चर्चा करेंगे स्कैम से रूबरू होने के बाद अब की क्या हमारी आपकी टिप्पणी हो सकती है, क्या हम उससे अपना ओपिनियन निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर विवेक बिंद्रा बिलोंग करते हैं यूपी के लखनऊ शहर से। उनकी पैदाइश वहां पे हुई मध्यम वर्गीय फैमिली में। अच्छा खासा सब चल रहा था, मध्यम वर्गीय फैमिली। तहलका तब मचा जब वो 3 साल की उम्र में अपने पिताश्री को खो बैठे। उनके निधन के बाद अब कमान आ गया फैमिली का उनकी माँ, चाचा और ग्रैंड पेरेंट्स के ऊपर। फिर उनकी फैमिली कुछ समय बाद, जब वो स्कूलिंग में थे, छोटे थे, तब वो लोग शिफ्ट हो गए लखनऊ से, वो मूव होके आगे दिल्ली में। दिल्ली उनको रास आ गई, दिल्ली को उन्होंने दिल दे दिया और वहां पे उनकी एजुकेशन हुई शुरुआत। पढ़ाई में इतने ग्रेट नहीं थे, इतने अच्छे नहीं थे, कुछ अच्छे मार्क्स आ जाते थे, कुछ सब्जेक्ट्स में कुछ अच्छे थे, कुछ सब्जेक्ट्स में बहुत ही हाथ टाइट था। लेकिन किस में वो अव्वल थे, किस में उनका रुचि था, वो था स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स उनकी जिंदगी में काफी समय तक बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है। स्पोर्ट्स में वो बैडमिंटन खेला करते थे, रनिंग किया करते थे और काफी सारे गेम्स में भी वो पार्टिसिपेट करते थे। एंड कुछ कुछ तो उनको नेशनल रनर्स का कुछ खिताब भी मिला है, कुछ उन्होंने ट्रॉफीज भी जीती है, नेशनल रनरशिप्स में भी अवेलेबल हैं। कहने का मतलब ये था कि जो बाउंस बैक करने का जो जज्बा है, जो अपने वीडियोस में लेके आते हैं, जो उसके बारे में बात करते हैं, वो उनको प्रेरणा, वो शिक्षा, वो दीक्षा उनको स्पोर्ट्स से मिली। कहते हैं वो कि जब मैं हारा हुआ गेम को जीत जाता था, जब मैं हारते हुए गेम को जीत जाता था, ठीक वैसे ही मैंने उसको अपने लाइफ में रिलेट किया कि भाई जिंदगी में हार नहीं माना है, बाउंस बैक करना। तभी आप लोग उनको बाउंस बैक के सेशंस देखते होंगे। आगे बढ़ते हैं। ये तो था उनका स्कूलिंग दौर। जैसे जैसे बड़े हुए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज फैमिली की बढ़ती चली गई। पैसे उतने नहीं थे कि ग्रेजुएशन को भी वो फंड कर पाए, और तब वो जाके कभी अपने ग्रेजुएशन के लिए पैसे निकालने के लिए फैमिली को थोड़ा सा तकलीफ ना हो उनके एजुकेशन से, तो वो कुछ ना कुछ साइड हसल करना शुरू कर दिया। उन्होंने सिग्नल्स पे जाके डिक्शनरी बेचना, कहीं पे डिक्शनरीज बेचना, वो शुरू कर दिया। अब वो पैसे भी पूरा नहीं पड़ रहा था, तो क्या करना था? अपने एजुकेशन को, अपने पढ़ाई को पूरा करना था, पैसे चाहिए थे उसके लिए। तब वो उन्होंने, जैसे आमतौर पे सब कोशिश करते हैं, तो उन्होंने कुछ दिमाग लगाया और शुरुआत की ट्यूशन्स की। आप और मैं, हम लोगों की तरह नहीं सोचता, तो कुछ अलग ही था। तो उन्होंने ट्यूशन्स में क्या किया, उन्होंने एक स्टार्टअप जैसा स्कीम ले आया, जो कि आज के तौर पे फेमस हो रहा है। उन्होंने काफी सारे टीचर्स को एम्पैनल किया, काफी सारे स्टूडेंट्स के फैमिलीज को एम्पैनल किया, और एक ही वक्त पे काफी सारे क्लासेस होने लगे। क्या बात है, मतलब वो तो जम गया उस वक्त, उस दौर पे। ये तो बहुत ही अच्छी चीज थी कि उन्होंने ऑलमोस्ट प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। टीचर भी मिल रहा है, होम ट्यूटर भी मिल रहा है, जो सब्जेक्ट का चाहिए वो भी मिल रहा है, जस्ट एक फोन कॉल पे।
उसके लीफलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करवा के बेचते, मतलब डिस्ट्रीब्यूट करने लगे, बहुत सारी इंक्वायरीज आने लगी एंड लाइफ सेट थी क्योंकि काफ़ी अच्छा पैसा बन गया, ग्रेजुएशन का मतलब जो बोलते हैं ना कि पैसे भी निकला, कुछ अच्छा बन गया। लेकिन ज़िंदगी हमेशा आपका एग्ज़ाम लेने के लिए खड़ी रहती है। तो क्या हुआ, एक मुकाम फिर ऐसा आया कि उन्होंने सोच ही लिया था, ठान ही लिया था कि ये मेरा नहीं है, राइट, दिस इज नॉट समथिंग मैं लॉन्ग टर्म पे करूंगा। ये कर लिया, ठीक है, मेरा फंड हो गया, लेकिन मैं एमबीए करना चाहता हूँ, फॉरेन यूनिवर्सिटी से लेना चाहता हूँ डिग्री, और उसके बाद कुछ बड़ा करके दिखाना चाहता हूँ। और उस चक्कर में उन्होंने ऑलमोस्ट उनका फॉरेन यूनिवर्सिटी में हो गया, ही वॉज सिलेक्टेड फॉर फॉरेन यूनिवर्सिटी, लेकिन फिर किस्मत ने कर दिया। तो फिर क्या हुआ प्रॉब्लम, फॉरेन यूनिवर्सिटी को पैसे देने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे। मतलब ये छोटा मोटा अमाउंट होता तो यहाँ से तो आ ही जाता, लेकिन ये था काफ़ी ज़्यादा बड़ा अमाउंट। ना गिरवी रखने के लिए घर था, गहने थे, प्रॉपर्टी, ऐसा कुछ नहीं था कि ताकि वो किसी बैंक से उधारी लोन ले पाए। और उस वक्त, उस ज़माने में, और अभी भी इनफैक्ट अगर आपके पास में कोलैटरल नहीं है एमबीए करने के लिए, तो बहुत ही ज़्यादा बहुत डिफिकल्ट होता है, राइट। तो क्या, और उसी बीच उनके माँ का निधन भी हो गया था, तो एब्सोल्युटली शैटर्ड, ना एडमिशन हो पाया, फैमिली नहीं है, पेरेंट्स नहीं है, सिबलिंग्स नहीं है, ही वाज टोटली लॉस्ट, टोटली ड्रेन्ड आउट। अब क्या, अब आगे जिंदगी में कुछ क्या करना है, क्यों करना है, किसके लिए करना है, क्या फायदा, लॉस्ट। और उस मुकाम पे, उस पड़ाव पे आने के बाद उन्होंने अपनी लाइफ का कमान ऊपर वाले के हाथ दे दिया, इस्कॉन में जाके एंटर हो गए एज दीक्षा लेने के लिए, भिक्षा लेने के लिए। भिक्षा मतलब उनका जो प्रोसेस होता है ना, आप जब मॉन्क बनते हैं तो भिक्षा लेते हैं, उससे सर्वाइव करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, तो वो सारी चीज़ें करके उनको थोड़ी सी सेटिस्फैक्शन हुई। ब्रह्मचारी का जिंदगी, एज अ मॉन्क का जिंदगी 4 साल तक उन्होंने इस्कॉन में बिताया, सीखते रहे, नॉलेज लेते रहे, और तब फिर वो राह पे वो चल गए। उनको कुछ तो समझ में आया, कुछ तो उनमें चेंज हुआ, और फिर वो, जैसे कि हम लोग आजकल देख रहे हैं, काफ़ी सारे लोग जो इस्कॉन से आते हैं तो वो बहुत अच्छा प्रवचन बाहर जाके लोगों को प्रीच करते हैं, बताते हैं भगवान कृष्ण की लीलाएं के बारे में, उनके गीता के पाठ के बारे में बताते हैं। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने करना शुरू किया। जब वो ऑफिशियली ये सारी चीजें इस्कॉन के माध्यम से कर रहे थे, सेमिनार्स अटेंड कर रहे थे, काफी सारे अच्छे से लोगों को बता रहे थे कि उनकी जिंदगी में कैसे गीता का महत्व होना चाहिए, किस तरीके से लेना चाहिए, पाठ श्लोक के बारे में जब वो प्रीच कर रहे थे, तब उनके गुरु ने नोटिस किया कि ये बंदे में बहुत दम है, या आगे जाके कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अनोखा करेगा इस गीता को लेके। तब जाके उन्होंने रेकमेंड किया, बताया कि भाई तुम जाओ, अब सांसारिक जीवन में फैल जाओ, और सांसारिक जीवन निर्वाह करते वक्त अपने प्रीचिंग्स को आगे बढ़ाओ। तब जाके वो वापस आए और तब ठान लिया कि मैं एक अपनी कंपनी फॉर्म करूंगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये चीजें बताऊंगा। और तब उनका एज अ प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर का जर्नी जो बोलते हैं, शुरुआती दौर की शुरुआती हुई। एक छोटे से कमरे से शुरू किया, बिना एसी, बिना प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर के, एक पब्लिक वॉशरूम जहां उनके एम्प्लॉयज के लिए था, और उस वहां माहौल से शुरू किया। लेकिन उनको डर था कि उनके एम्प्लॉयज छोड़ के चले जाएंगे, उनके एम्प्लॉयज छोड़ के चले जाएंगे। और जो भी एम्प्लॉयज आप लोगों को पता ही है, स्टार्टअप्स में कौन ही काम करना चाहता है जहाँ पे कोई सहूलियत ना हो, कोई प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो, तो डेफिनेटली काफ़ी सारे लोग हैं वो कतराएंगे, राइट। तो जो भी ज्वाइन कर रहा था, एटलीस्ट वो छोड़ के ना जाए, वो लेडीज या मेल्स, फीमेल मेल जो भी हुआ करते, वो छोड़ के ना जाए। स्पेशली सबसे बड़ा चैलेंज था उनके लिए, क्योंकि एक रूम वाले ऑफिस में चलो वो तो संभाल ही लेंगे, वॉशरूम था पब्लिक वॉशरूम, एंड आपको पता ही होगा 2006-7 साल में कहाँ, 2006-7 ईयर के टाइम पे कहाँ ही इतना क्लेanलीनेस रहा करता था पब्लिक वॉशरूम्स, टॉयलेट थी, जागरूकता भी कहाँ थी। तो बस वो तो समझ गए कि भैया ये तो 1 दिन चलेगा, 2 दिन चलेगा, ऑब्वियसली अनहाइजीनिक होगा, तो मेल फीमेल जो भी मेरे स्टाफ है, 1-2 जितने भी लोग हैं, वो जो गिने चुने भी हैं वो भी छोड़ के चले जाएंगे। तब उनका
दिमाग काम किया, अच्छी नहीं। तो उन्होंने वॉशरूम जाने का टाइम फिक्स किया और वो जाके पहले वॉशरूम तक क्लीन किया करते थे, ताकि कम से कम वहां यूज करने लायक हो। ओके, फिर आगे बढ़ते वक्त फिर ऐसे ही धीरे धीरे कंपनी थोड़ी मेहनत करके आगे बढ़ी, काफी अच्छा रिस्पॉन्स आया, और एक दौर ऐसा आया कि कंपनी के काफी सारे बड़े जो क्लाइंट्स थे एक ही साथ में सबने अपने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिए, और उस दौर पे इतना हो गया कि उनको अपना घर बेचना पड़ा, एम्प्लॉयज को कुछ लोगों को गुड बाय करना पड़ा, कुछ लोगों को रिलीव करना पड़ा, कुछ लोग खुद ही छोड़ के चले गए, सेटलमेंट करना पड़ा, सब कुछ किया उन्होंने। लेकिन वही जिंदगी का फलसफा है कि बाउंस बैक की थ्योरी की वजह से वो वापस आ गए और उन्होंने उस फेज को भी क्लियर किया। तो डेफिनेटली सेटबैक्स हुए हैं, काफी सारे हुए हैं, लेकिन उन्होंने सेटबैक्स किए। ठीक है, ऐसे ही अब वो आईबीसी चला रहे हैं और काफी सारे कोर्सेस बेच रहे हैं, काफी सारे स्टार्टअप्स के लाइफ में चेंजेस ला रहे हैं और उनकी कंपनी शाइन कर रही है। राइट, मुद्दा ये है, आज के दिन समझने वाली बात ये है, हम स्कैम की बात कर रहे हैं, चलिए उसके ऊपर आते हैं। तो ये एक इंडिविजुअल जिसने अपनी शुरुआती दौर उस लेवल से की है, मैक्सिमम लोग जो मध्यम वर्गीय लोग मुझे देख रहे हैं जिनके पैसे डूबे हुए हैं भी, ये उससे भी कम लेवल से शुरुआती दौर से शुरुआत किए हुए, इनकी रूट्स ही उतनी वहीं से है जहां से वो आए हैं। ओके, तो क्या कोई अपना रूट्स भूल सकता है? चलिए, क्या सक्सेस के नशे में इतना अंधा हो सकता है? क्या डॉक्टर बिंद्रा इस लेवल, इस मुकाम तक पहुंच गए थे जहां पे वो गीता, मतलब इंडिया में गीता का रेवोल्यूशन लाना, मास्टर क्लासेस लेना, उसको मैनेजमेंट के साथ लिंक करके उसके कोर्सेज बना के देना, तो क्या ये सब करने के बाद वो जो कर्म के ऊपर बिलीव करते थे, कर्मा के ऊपर बिलीव करते थे, जो कृष्ण के बातों को, कृष्ण के जो श्लोक से वो सारे गीता के सिंपल लैंग्वेजेस में हम आम जनता तक पहुंचाते थे, क्या वो ये कर सकते हैं? और अगर ये उन्होंने किया है, हो सकता है क्योंकि जो हमारा कल था आज वो हमारा आज नहीं होता, आने वाला कल भी नहीं होता, राइट? तो अगर वो किया है तो क्या वो इस चीज से अनजान है कि भैया कर्मा रिटर्न बैक करता है? चलिए, एक तौर पे मैं सोच भी लेती हूँ, कुछ लोग मुझे बोल रहे थे, कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि नहीं ये उनके लोगों ने किया है। अब क्या वो धृतराष्ट्र बन गए हैं जिन्होंने अपने आंखों पे पट्टी नहीं था धृतराष्ट्र के, मन पे ही पट्टी था, क्योंकि श्री कृष्ण ने ये कहा है कि आंखों पे पट्टी आपके नहीं है, क्योंकि आपको अपने बच्चों के करतूत ही नहीं दिख रहे। तो क्या ये डॉक्टर बिंद्रा अपने आंखों पे पट्टी रख रही है कि अपनी टीम किस लेवल तक स्कैम्स को बढ़ावा दे रही है, या फिर चीजें रिपोर्ट बैक हो रही है, वो देखना नहीं चाह रहे हैं? क्या वो सारा कमान अपनी टीम के ऊपर झोंक दिए हैं? अगेन, सोचने वाली बात, मैं सिर्फ आपसे डिस्कस कर रही हूं, क्या है वो खुद मैनेजमेंट कॉलेजेस और स्कूल्स में बताते हैं, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस में बताते हैं, और काफी सारे कॉर्पोरेट्स में बताते हैं। क्या बताते हैं कि भाई आपका कस्टमर का फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप फीडबैक लीजिए। देखिए, गलतियां सबसे होती हैं, फीडबैक लीजिए, फीडबैक के ऊपर काम करिए, तब जाके आपकी कंपनी ग्रो होगी, राइट? वो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स में है, वो बताते हैं। तो क्या उन्होंने अपने कंपनी में कुछ फीडबैक मैकेनिज्म नहीं रखा कि जो भी फीडबैक कोर्सेस बेचने के बाद आ रहा है, जो ये कोर्स इररेलेवेंट हो रहा है एक बच्चे के लिए जो कि 12वीं पास है या फिर ग्रेजुएट है, जिसने अपनी बिजनेस शुरू नहीं की है, तो ये इररेलेवेंट कोर्सेस बेचा जा रहा है? अगेन, क्या वो फीडबैक सिस्टम अपने ही कंपनी में इंट्रोड्यूस नहीं किया है उन्होंने? क्या उनकी खुद की कंपनी की कोई एसओपी नहीं है? एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, जिसके बारे में वो बताते हैं। क्या, मेरे प्रश्न आप सबसे हैं, आप इसके ऊपर कमेंट कर सकते हैं। तो क्या ये उनका कंपनी चलाने के लिए लूप होल्स है? क्या उन्होंने पीछे मुड़ के अपने रिव्यू सिस्टम को स्ट्रांग नहीं किया, पीछे मुड़ के कस्टमर के फीडबैक, उनके जो कोर्सेस ले रहे थे उनके फीडबैक के ऊपर कुछ काम नहीं किया? देखिए, गलतियां बड़ी से बड़ी कंपनी में होती है, बहुत सारे कस्टमर्स डिससेटिस्फाइड होते हैं,
ऐसा नहीं 100% कोई कंपनी फेल प्रूफ है, फेल प्रूफ कोई नहीं हो सकता, लेकिन हर कंपनी काम करती है कि अपने गलतियों से सीख के उसको सुधार के कस्टमर को बेटर से बेटर एक्सपीरियंस दे पाए, बेटर से बेटर सर्विसेज दे पाए। तो यहाँ पे जिन लोगों ने भी कोर्सेज खरीदा है, अगर वो खुश नहीं है, उनके लिए ऑल्टरनेटिव क्या था? MLM करना ऑल्टरनेटिव था, उनको आगे बेचना ऑल्टरनेटिव था, इनकरेक्ट लोगों तक पहुंचना ऑल्टरनेटिव था। ये क्या ऑल्टरनेटिव हो सकता है? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। चलिए समय ही बताएगा कि इसका सॉल्यूशन क्या निकल के आएगा, समय ही बताएगा इसका सॉल्यूशन क्या निकल के आएगा। मेरा यहाँ पे मुद्दा था कि आपको बताने के लिए कि हर एक ब्रांड, हर एक आइडेंटिटी के पीछे बहुत मेहनत होती है, और कर्मा अगर हम समझ जाएं, देखिए एक बड़ा, इतना बड़ा व्यक्ति जो एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशनल फेज से गया है, जो उसने 4 साल अपनी जिंदगी के भिक्षा दीक्षा में बिता दिया बिना कोई एक्सपेक्टेशंस के, फिर सांसारिक जीवन में आता है। क्या सांसारिक जीवन इतना मोहित कर दिया, इतना मोहित कर दिया कि दूसरे फिर दिखे ही नहीं? उस वर्ग से तो आप भी आए थे, क्या वो दिखे नहीं? दैट्स माई बिग क्वेश्चन मार्क। एनीवेज, इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप मुझे ट्रोल कर सकते हैं। थैंक यू। साइनिंग ऑफ, ज्योति उपाध्याय।